सुप्रभात साथियों। सुबह के 7 बज चुके हैं। जैसा कि आपको विदित है, आपको ज्ञात है कि सुबह के 7 बजे वाली कक्षा में इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पूर्वांचल कैरियर क्लासेस की तरफ से मैं राहुल सर आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारा बैच, तमन्ना बैच, जिसे आप जानते हैं किस नाम से, तमन्ना बैच नाम से जानते हैं। इसमें हम लोगों ने माध्यमिक बोर्ड द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक प्रकार से पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज हो जा रहा है इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो कि विगत वर्षों का प्रश्न पत्र है। ये बोर्ड द्वारा पूछा गया 1999 से लेकर 2021 के मध्य जितने भी टीजीटी के पेपर हुए हैं, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। फिर उसके बाद पीजीटी में जितने पेपर हुए 1999 से 2021 तक, उस पर चर्चा कर लेंगे। तो बारी बारी से ये कक्षाएं क्रम वाइज चलती रहेंगी और पूर्णतः निःशुल्क। ये भी कक्षा सुबह 7 बजे जो हम लेकर आ रहे हैं, ये भी निःशुल्क है। और शाम को चलती है 7 बजे थियरी की क्लास, उसमें आधुनिक चित्रकला हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बंगाल शैली में हम लोग उस पर भी अध्ययन बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। तो आपका कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग निःशुल्क सारा का सारा मैटर प्रोवाइड कराया जा रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, एथेंटिक कंटेंट के माध्यम द्वारा। सब कुछ निःशुल्क है, सब कुछ निःशुल्क है। और भी कुछ चाहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप सकते हो, प्रोवाइड किया जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं दोस्तों, इस बैच में हम लोगों ने 1999 1999 का जो प्रश्न पत्र माध्यमिक बोर्ड द्वारा पूछा गया था आपसे, हम उसको पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में अगला बिंदु है, हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं 2001 में टीजीटी के द्वारा पूछा गया प्रश्न। टीजीटी में कौन सा प्रश्न पूछा गया था 2001 में, कैसा प्रश्न पत्र था? चूंकि विगत वर्षों का प्रश्न पत्र हमारे लिए अनिवार्य इसलिए भी हो जाता है कि हम प्रश्नों का सही से आकलन कर सकते हैं कि किस कदर के, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वो प्रीवियस ईयर यानी विगत वर्ष का प्रश्न पत्र ही हमें बताता है कि क्वेश्चन का नेचर कैसा होगा, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप होते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। ये सभी जानकारियां, चूंकि बिना प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए कोई विद्यार्थी सही मायने में तैयारी कर ही नहीं सकता। तो निःशुल्क कक्षाएं हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग करते रहिएगा। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। दोस्तों, इसी कड़ी में हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज का जो श्रृंखला है प्रश्नों की, हम उसको आपके सामने स्टार्ट करते हैं। पहला ही प्रश्न देखिए कितना प्यारा सा आपके सामने छप के आ गया है। पहला ही प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत इत्मीनान से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। अच्छा, एक चीज़ ये बताइएगा, लास्ट में आज हम 30 प्रश्न लेकर आए हैं 2001 वाले टीजीटी के पेपर से, जो कि कला विषय से संबंधित है। लास्ट में कमेंट में आपको ये छाप कर बताना कि आपका 30 में से कितना सही हो रहा है। इससे आपको एक चीज और समझ में आएगी, हमारा कौन सा बिंदु कहां पर कमजोर है। जहां पर समस्या आ रही हो, हमारी सारी की सारी थ्योरी क्लास पढ़ी हुई, आप जाकर पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कहीं कमी आती है तो फिर हमसे आप बताइए। तो आइए देखते हैं। पहला ही प्रश्न आपके सामने, बहुत बेहतरीन प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो गया है और कह रहा है, क्या कह रहा है देखिए कि प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई, जो चित्रकारी उस समय के मानव द्वारा, आदिमानव द्वारा की गई थी। आदिमानव कहना ज्यादा उचित होगा, हम इतिहास के पूर्व की घटनाओं को देख रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक, इतिहास से पहले का घटना। उस समय का मानव एक प्रकार से गुफाओं, कंदराओं इत्यादि जगह, जंगलों वगैरह में रहता था, पेड़ों की टहनियों पर। किसी भी प्रकार की भाषा का डेवलप उस समय नहीं हुआ था। तो उनकी जो मूक भावनाएं थी, उनके अंदर जो विचार उठ रहे थे, उस समय के मानव ने न तो उस समय भैया जब भाषा नहीं थी, पेन कागज कलम कुछ ना रहा, तो करते का तो क्या किए वो लोग, आधार बना लिए शिलाओं को, चट्टानों को, गुफाओं को। उसी पर अपनी मूक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाएं खींचकर कुछ न कुछ चित्रकारी करने का काम करने लगे। सारी कक्षाएं में हम थ्योरी वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रश्न का आप लोग उत्तर दीजिएगा कि प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है। क्या लकड़ी के पटों पर बनाई गई है, क्या वृक्ष की छालों पर बनी है, ताल पत्रों पर बनी है, या चट्टानों पर बनी है? आपका कमेंट एकदम तत्काल आना चाहिए
कि किसी प्रकार से कोई समस्या न होनी चाहिए, एकदम तुरंत उत्तर छाप दो और बताओ इस पहले वाले प्रश्न का कौन सा विकल्प, कौन सा उत्तर सही है। तो आइए देखते हैं आप लोग कहाँ तक बता पाते हैं। चलिएगा, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है, 2001 में टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। देखिएगा, हमने बताया ना, अभी हमने आपके सामने थोड़ी सी व्याख्या भी कर दी थी। अच्छा, एक बात और जानिए कि ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इस काल में, इस प्राग ऐतिहासिक काल में चट्टान एवं गुफाएं ही ऐसा माध्यम रही हैं जिसके माध्यम से इस पर कुछ प्रकाश पड़ता है। तो गुफाएं गुफाएं तो है नहीं, चट्टान इस ऑप्शन में चौथा वाला विकल्प में दिया गया है। यही हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। चट्टानों या गुफाओं पर प्राग ऐतिहासिक भारतीय चित्रकला की जो सतह थी, इसी सतह पर बनती थी। उम्मीद करता हूं बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। आइएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बड़ा ही प्यारा प्रश्न है अगला। देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, बताना है आपको, कौन बेमेल है। क्या मिर्जापुर, क्या सिंघनपुर, क्या भीमबेटका या बाघ की गुफाएं। बेमेल कौन सा है इन चार विकल्पों में से? तीन एक जैसे हैं, वो एक, तीनों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉमन चीज है, कोई ना कोई समानता है, और चौथा भिन्न है। वही भिन्न जो है, वही अलग जो है, वही आपको कमेंट सेक्शन में छाप के बता देना है। अंत तक बने रहिए, 30 के 30 प्रश्न सॉल्व करिए और अपने आप का आकलन करिए कि आप अभी कितने पानी में हैं, और इसका आप हमें कमेंट सेक्शन में अति अनिवार्य रूप से बताइएगा कि इस 30 यानी 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कौन सा प्रश्न आपका गलत हो रहा है। जहां से प्रश्न गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को जाकर पढ़ने का काम करिए। सारी कक्षाएं थ्योरी में निःशुल्क पढ़ाई है, हमें इस चैनल पे आपको मिल जाएंगी। तो इसमें कौन सा बेमेल है? बेमेल तो भैया यही है, चौथा विकल्प नंबर 4। आपका भी उत्तर सही आ रहा है, विकल्प नंबर 4। कारण क्या है? कारण क्या है? ये जो बाघ की गुफाएं हैं, ये बहुत बाद की हैं, लेकिन ये भीमबेटका, सिंघनपुर, मिर्जापुर, एक प्रकार से हम इनको बहुत प्राचीन काल में रख सकते हैं। एक प्रकार से हम इनको प्राग ऐतिहासिक स्थल के रूप में ले सकते हैं। लेकिन ये जो बाघ की गुफाएं हैं, ये बहुत बाद की गुफा है, ये बहुत बाद का निर्माण किया गया। ये इमारत तो नहीं कह सकते, गुफा ही है, तो इसका निर्माण बहुत बाद में हुआ, इसलिए यह भिन्न है। आप देखेंगे कि ये जो बाघ की गुफाएं हैं, ये आखिर है कहाँ पर। ये बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के एक धार जिला है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में एक धार नाम का जिला है। इसी धार नामक जिले में एक नदी बहती है जिसका नाम है बघनी, या बाघूर भी, या बाघनी भी बोल दिया जाता है, लिख दिया जाता है। इसी बघनी नदी से लगभग 2 से 3 मील दूर, 3 मील दूर एक गांव है। क्या है? एक गांव है जिसका नाम है बाग। यहीं पर यह गुफा स्थित है। यहां पर कुल कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? कुल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफा है भैया? 9 गुफाएं हैं। इसकी खोज कब हुई? इसकी खोज कब हुई? 1818 ईस्वी में इस गुफा की खोज हुई। इसके खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता कौन है? आप लोग को पता ही होगा, इसके खोजकर्ता हैं डेंजर फील्ड। डेंजर फील्ड महोदय ने सन 1818 ईस्वी में इस बाघ नामक गुफा की खोज की थी। ये तो बात आपको पता ही पता है। ये मिर्जापुर, मिर्जापुर के बारे में क्या जानते हैं आप? मिर्जापुर एक ऐसा प्राग ऐतिहासिक स्थल रहा है जहां से सर्वप्रथम सबसे पहले चित्रकला का साक्ष्य मिलता है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में
यह जिला पड़ता है, यह एक जिला है मिर्जापुर, जो कि वर्तमान में क्या पहले भी उत्तर प्रदेश में रहा है, तो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप यहाँ से जब इलाहाबाद से मुगल सराय वाले रेल मार्ग पर चढ़ेंगे, कहाँ से, इलाहाबाद से मुगल सराय वाले रेल मार्ग पर जब आप जाएंगे तो वहां देखेंगे कि लगभग जो मुख्यालय है, यह मिर्जापुर का जिले का जो मुख्यालय है, वहां से 30 किलोमीटर दूरी पर विंध्य पर्वत की जो कैमूर श्रृंखला है, कौन सी श्रृंखला, विंध्य पर्वत की कैमूर श्रृंखला में एक नदी है बेलन, या आप इसे सोन नदी कहते हो। उसी बेलन अथवा सोन नदी घाटी में 100 से अधिक गुफाएं पाई गई हैं, प्राप्त हुई है। मिर्जापुर की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें आपका विजयगढ़, हरनी हरन, सोरहो घाट, घोड़मंगर, बिंढम आदि, ये मिर्जापुर की बात हो गई। हम बात थोड़ी सी सिंघनपुर की कर लेते हैं। ये सिंघनपुर क्या है भाई? सिंघनपुर आप देखेंगे कि यहां से असंयत कंगारुओं के दृश्य अधिक मिले हैं। यहां से असंयत संयत कंगारुओं के दृश्य अधिक संख्या में पाए गए हैं। कहां से? सिंघनपुर से। सिंघनपुर के बारे में 1910 में डब्ल्यू एंडरसन महोदय ने, 1913 में अमरनाथ दत्त महोदय ने इसके बारे में जानकारी दी। 1917 में पर्सी ब्राउन महोदय ने भी इसके बारे में हमें जानकारी दी। तो ये बात हो गई सिंघनपुर के बारे में, इतना ही मोटी मोटा आप जानते रहिए। एक बच रहा है भीमबेटका। भीमबेटका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमबेटका क्या कह रहा है? भीमबेटका आखिर इसकी स्थिति कहाँ है, कहाँ पर स्थित है भीमबेटका? तो भीमबेटका जो है यह भी आपके मध्य प्रदेश में ही है, मध्य प्रदेश के रायसेन में। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1958 ईस्वी में। कितना लिख रहे हैं भाई? 98 नहीं, 58। बोल सही रहे, लिख गलत रहे। हाँ, ध्यान दीजिएगा। 1958 ईस्वी में। इसके खोजकर्ता कौन है? डब्ल्यू एंडरसन। तो इसके बारे में बताए थे, किसके बारे में है? सिंघनपुर के बारे में सबसे पहले 1910 में। एक उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर उस टाइम पे हुआ करते थे, जिनका नाम था वीएस वाकड़कर। तो इसके खोजकर्ता वही हैं जिनका नाम है वीएस वाकड़कर। वीएस वाकड़कर महोदय ने 1958 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की। यहाँ पर कुल दोस्तों 600 से अधिक गुफाएं पाई गई हैं। आपको कमेंट सेक्शन में यह बताना है कि इन 600 गुफाओं में से चित्रांकन के अवशेष कितनी गुफाओं में उस टाइम पे मिले थे। ये इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। तो 1958 में वाकड़कर महोदय ने इन गुफाओं की खोज की। यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि सामूहिक नृत्य, शिकार नृत्य, मद्यपान बड़े प्यारे से चित्रांकित किए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ध्यान दीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि बात बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी हमारे सभी भाइयों को, सभी देवियों और सज्जनों को। चलिए, और सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को। होशंगाबाद, भाई बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए मशहूर है, जाना जाता है? आपको यही बताना तो है कि होशंगाबाद आखिर काहे मशहूर हो, उसको किस चित्रकला के लिए जाना जाता है, ख्याति मिली है? क्या मालवा चित्रकला के लिए, क्या दक्षिणी चित्रकला के लिए, क्या शैल चित्रकला के लिए, या मुगल चित्रकला के लिए? हमारे भैया लोग देखे तुरंत काट दिए हैं। बात होशंगाबाद की हो रही, उसमें मुगल कहां से आ गया? बात होशंगाबाद की हो रही तो उसमें दक्षिणी चित्रकला कहां से आ गई? बात होशंगाबाद की हो रही तो उसमें मालवा कहां से आ गया? एक चीज तो बचा चुकी
चीजें आपस में कहीं ना कहीं कोरिलेट करके पढ़नी चाहिए। कहीं ना कहीं एक बिंदु दूसरे बिंदु से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो ये देखिएगा अपने आप उत्तर मिल गया हमें, विकल्प नंबर तीसरा वाला। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है ना भैया। होशंगाबाद के साथ साथ और भी उस टाइम कितनी स्थान पर कितनी गुफाएं पाई गई, कितनी शैल चट्टानें पाई गई जहां पर चित्रकारी मिली है, वो भी किसके लिए जानी जाती है? उन सभी चित्रों का आधार क्या रहा है? कहीं ना कहीं गुफाएं या शैल चट्टानें ही रही है। तो इसका विकल्प नंबर 3 तो बिल्कुल करेक्ट हो गया, शैल चित्रकला। क्या है? शैल चित्रकला। आप देखेंगे दोस्तों कि एक मध्य प्रदेश में आदमगढ़ नाम की पहाड़ी है। पंचमढ़ी से लगभग आप जाएंगे हमारे समझ से 45 मील दूर। कहां से? पंचमढ़ी से लगभग 45 मील दूर जाएंगे, एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा नदी। हम बात कर रहे मूल स्थान की, मूल स्थान आदमगढ़ की पहाड़ियां हैं, इसको याद रखिएगा। तो वहां पर यह इसी नर्मदा नदी घाटी के पास ये पहाड़ी, ये चित्रकला पाई गई है, जो कि शैल चित्रकला, जो आपके ऑप्शन के अनुसार हम चल रहे हैं, तो वहां पर ये पाई गई आदमगढ़ की पहाड़ियों में। दोस्तों यहां पर लगभग आप देखेंगे, यहां पर 12 से अधिक शिलाश्रय प्राप्त हुए, मिले हैं। कहां से? आपके आदमगढ़ से। कहां से भैया? आदमगढ़ से। जिसमें हाथी, घोड़े, महिष, सांभर, 4 धनुर्धारी, अश्वारोही आदि क्षेपांकन पद्धति में चित्रित किए गए हैं। एक एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। हमने ऐसे यूं ही नहीं कह दिया कि विगत वर्षों के प्रश्नों से हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। ये विगत वर्षों का जो प्रश्न पत्र है, इसको सॉल्व करने से किसी भी विषय का विद्यार्थी हो और किसी भी विषय का प्रीवियस ईयर पेपर हो, एक अनभिज्ञ विद्यार्थी, जिसे जैसे कला का ही ले लो, कला का एक अनभिज्ञ विद्यार्थी जो कि बिल्कुल फ्रेशर है, जिसको कुछ नहीं ज्ञात है, कुछ नहीं आता जाता पता है, वो बच्चा अगर प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर ले पूरी तरीके से, बेहतरीन तरीके से, तो 100 में कम से कम 60% सिलेबस तो उसका ऐसे तैयार हो जाएगा। ये बतिया, चूंकि आप लोग बड़े मेच्योर हैं, चाहे हमारे सर हो चाहे मैडम हो, सारी चीजें आपको पता है। बस सरकार की तरह आप भी कुछ लापरवाही कर जाते हैं। सरकार का क्या है? सरकार का तो काम है यही है, एक दूसरे को आपस में लड़ाते रहो, चाहे वह टेट सीटेट का विवाद लेकर हो, चाहे योग्यता को लेकर अहर्ता विवाद हो। हम एलटी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हम सुनते सुनते थक गए, हम क्या सभी, अब आ जाएगी 10,000। हमारे तमाम यूट्यूबर साथी एकदम हल्ला मचाए पड़े रहते हैं टाइम टाइम पे, हेलो आ गई 10,000 एलटी की विज्ञप्ति, अहर्ता विवाद समाप्त। दिमाग पक गया है, काफी टाइम हो गया। अभी देखिए सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा और सरकार का पूरा ध्यान इस समय अपने जो यहाँ पर इलाहाबाद यानी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, महाकुंभ। पता नहीं कैसे कैसे लोग बता दिए 144 साल बाद। अच्छा, हम ही लोग के जीवन काल में सब सारी घटनाएं होती है। कहीं चंद्र ग्रहण लगा, पता चला कि भैया 500 साल बाद ऐसा चंद्र ग्रहण लगा है। सूर्य ग्रहण लगा, मतलब कुछ भी ऐसी प्राकृतिक जो घटनाएं हैं वह जब होती हैं, और हमारे धर्म से रिलेटिव यहाँ पर जो उत्सव या पर्व संबंधित जो मैटर हैं, उसको इतने लंबे अरसे से जोड़ दिया जाता है, लोगों की
उत्सुकता ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। बहुत ही, अब जाने दीजिए, मूड खराब हो रहा है, आगे बढ़िए। हाँ भैया कहाँ रहे, हाँ हो गया, तीसरा वाला सही है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि अजंता चित्र, हमने बताया था अजंता की टॉपिक जब हम थ्योरी वाली क्लास में पढ़ा रहे थे, चिल्ला चिल्ला के बताए थे, 20 बार बताए थे कि प्राग ऐतिहासिक कालीन चित्रकला, उसके बाद, अच्छा, प्राग ऐतिहासिक कालीन से पहले भी हमारी कुछ कक्षाएं, 3 4 5 कक्षा, 5 कक्षाएं हैं लगभग, 5 या 6 कक्षाएं, याद नहीं आ रहा ठीक से, काफी टाइम हो गया, 8 महीने हो गया, 5 6 क्लास हैं। कला का सामान्य परिचय जिसे हमने नाम दिया है, वहां से आपको कम से कम 2 प्रश्न मिलेगा। उसको तैयार करने के बाद आप जाएंगे प्राग ऐतिहासिक चित्रकला में। प्राग ऐतिहासिक चित्रकला आप तैयार कर लिए, उसके बाद सैंधवकालीन कला। सैंधवकालीन कला के बाद कुछ ये गुफाएं हैं, ज्यादा से ज्यादा 8 10 गुफाएं हैं, जहां से क्वेश्चन लगातार बनते हैं, और यहां से बने हुए प्रश्न यदि हम गलत कर दें परीक्षा में, तो हमारे सिलेक्शन की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहां से लेकर पहाड़ी चित्रकला, मुगल चित्रकला तक, यानी जहां से आधुनिक या समकालीन चित्रकला या बंगाल स्कूल स्टार्ट होता है, उससे पहले तक जितने भी प्रश्न हैं वो गलत नहीं होने चाहिए। जो कि क्यों प्रश्न आते हैं, एक निश्चित क्राइटेरिया है, इतने में से प्रश्न आएगा तो आएगा। वो जो गलत करेगा वो उसको सिलेक्शन कभी नहीं होना है। आधुनिक चित्रकला में हम बार बार चिल्ला के रोज कहते हैं, बंगाल शैली के कुछ चित्रकार हैं। हम अगर ऑल ओवर सभी आर्टिस्ट की बात कर लें, जितने आर्टिस्ट हमको पढ़ना है तो लगभग 150 जो हमें पढ़ने हैं, 150 से ज्यादा ही है, प्लस में है। उसमें से 30 35 लगभग 40 चित्रकार ऐसे हैं जहां से थोक के भाव में प्रश्न बनते हैं। जैसे आपके ईबी हैवेल हो गए, अवनींद्र नाथ टैगोर हो गए, गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, गुणेन्द्र नाथ टैगोर हो गए, रविन्द्र नाथ टैगोर हो गए। एक खानदान तो ये है, आपके नंदू चाचा नंदलाल बसु हो गए, के.एच. आरा हो गए, कृष्ण हौला जी आरा, एफ.एन. सुजा, बेंद्रे साहब, अभी हमने आज पढ़ा सुधीर रंजन खासगीर। तो कुछ मिला के 35 40 चित्रकार ऐसे जिनके बारे में हमें ज्यादा डीपली पढ़ना है। बाकी शेष अन्य कलाकारों को हम भी थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे, जहां से कभी कभार प्रश्न बन ही जाता है काल। तो ऐसे एक तैयारी, आप एक भैया देखिए, बिना रणनीति के आप एक चूहा नहीं मार सकते, बिना रणनीति के एक मच्छी ना माछी ना मार सकते हो, न मच्छर मार दे बिना रणनीति के, बतावा। सीधा मच्छर बैठा है, सीधा मारना चाहेंगे कभी नहीं मार पाएंगे। उसके लिए भी आप कोई ना कोई रणनीति, कोई ना कोई तरीका अपनाते हो, तब जाके मच्छर हाथ में आता है। तो ये तो परीक्षा है, शिक्षक बनने जा रहे हैं इंटर कॉलेज का, तो कोई ना कोई रणनीति आपको अपने अनुसार बना लेनी चाहिए, और चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे लेकर चलना चाहिए। परीक्षा में ज्यादा समय है नहीं, मैं बहुत बड़ा फिलासफर नहीं बनना चाहूंगा आपके बीच में, आप लोग सब कुछ जानते हैं। बस थोड़ा सा आपने बताया ना कि सरकार की तरह आप भी कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही कर देते हैं। आइएगा, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि अजंता चित्रों में, जो अजंता नामक गुफा है, उसके चित्रों में प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध चित्र बताना है अजंता गुफा में। अजंता टॉपिक को बेहतरीन तरीके से तैयार रखिएगा, कम से कम 2 3 प्रश्न यहां से पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में। कृष्ण द्वारा गीता का उपदेश देना, राम रावण का युद्ध, महावीर का कैवल्य, बोधिसत्व पद्म पाणि। हमारा जो कला विषय का हमारा जो भी भाई बहन थोड़ा सा सेंस लगाया होगा, थोड़ा सा पढ़ा होगा, तो इसका उत्तर दे देगा। चूंकि अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो उसमें राम रावण, कृष्ण भगवान, गीता देवी, महावीर के कैवल्य ज्ञान के प्राप्ति, कोई मैटर नहीं है। मैटर यही रखता है बोधिसत्व पद्म पाणि। तो आपका विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाना चाहिए। विकल्प संख्या प्रश्न संख्या 4 का विकल्प चौथा बिल्कुल सही है भैया। अजंता के बारे में अगर हम बात कर लें, अजंता के
बारे में अगर हम बात करें भैया, तो यह देखिए बौद्ध चित्रकला का बहुत ही महान स्थल है। मैंने बताया ना कि बौद्ध संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो ये बौद्ध संप्रदाय का बौद्ध कालीन चित्रकला का सबसे उत्तम, सबसे बेहतरीन नमूना है अजंता। अजंता की जो गुफाएं हैं ये हैं कहाँ? ये आपके महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य में एक जिला पड़ता है औरंगाबाद। क्या नाम है? औरंगाबाद। यही औरंगाबाद में ये अजंता की गुफाएं स्थित हैं। हमारा भाई जितना भी भावी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं, एक चीज आपको ये बताना है कि भुसावल से और जलगांव से, भुसावल से और जलगांव से अजंता के गुफा की दूरी कितनी है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये गुफाएं स्थित हैं। इस गुफा के अगर खोज की बात कर लें दोस्तों, हम खोज की बात कर लें तो इसकी खोज 1819 ईस्वी में होती है। अगर खोजकर्ता के बारे में बात कर ले, जॉन स्मिथ। क्या है? जॉन स्मिथ। ऐसा नहीं है कि खोज जॉन स्मिथ ने की, तो सर्वप्रथम उन गुफाओं को देखने का काम जॉन स्मिथ ने ही किया, ऐसा नहीं है। जॉन स्मिथ तो बाहर विदेशी आदमी है, नाम से जान रहे होंगे आप। उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी का जो घुड़सवार सेना थी उसका यह नायक था। किसी बच्चे ने कहा पैसे के लालच में, भाई एक सारी कहानी, सारी चीजें हम थ्योरी क्लास में पढ़े, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। जिन भाई ने हमारी क्लास नहीं देखी है जाके देख सकता है। अजंता की गुफाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है। तो इसका उत्तर है बोधिसत्व पद्मपाणि, जो कि स्थिति आपने देखा महाराष्ट्र के औरंगाबाद में खोज हुई 1819 में। और किसने की? जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज की। भैया जॉन स्मिथ ने इन गुफाओं की खोज कर डाली। यहाँ पर अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं भैया? 30 गुफाएं हैं। कभी कभी प्रश्न विकल्प में 30 न देकर 29 दे देता है। अगर इस स्थिति में है कि आप 30 आपके विकल्प में नहीं है, 29 है, तो आपको 29 सही कर जाना है। क्योंकि जब इन गुफाओं की खोज हुई उस टाइम पे टोटल 29 गुफा ही पाई गई थी। तो बाद में भी जल्दी जाके जो है एक 30वीं गुफा मिली, जिसका क्रम संख्या 15 रखा गया है। अब टोटल आपसे पूछता है कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। और जो 30 गुफाएं हैं, हमने बताया कि बौद्ध चित्रकला का सबसे उत्तम नमूना यहाँ पर पाया जाता है। जो 30 गुफाएं हैं उसमें 2 प्रकार की गुफाएं हैं। उसमें कितने प्रकार की गुफाएं हैं? उसमें कुल 2 प्रकार की गुफाएं हैं। एक है आपका चैत्य गुफा, और दूसरा है, एक चैत्य गुफा है, एक बिहार गुफा है। एक क्या है? बिहार गुफा है। चैत्य क्या होता है, बिहार क्या होता है, सारी चीजें थ्योरी की क्लास में पढ़े हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग, हमारे जो भाई है जुड़ जाएं। चैत्य गुफाएं वे गुफाएं, चैत्य का मतलब पूजा घर। चैत्य गुफाएं वे गुफाएं हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु बैठकर पूजा पाठ किया करते थे, अध्यात्म का काम किया करते थे। और बिहार गुफाएं वे गुफाएं हैं जहां पर बौद्ध भिक्षु विश्राम करने का काम किया करते थे। तो 2 प्रकार की गुफाएं हैं, एक चैत्य, एक चैत्य, दूसरी बिहार। 9, 10, 19, 9, 10, 19, 26, 29, 30 ये आपकी चैत्य गुफाएं। 9, 10, 19, 26, 29, 30 ये आपकी चैत्य गुफाएं हैं। से सभी गुफाएं बिहार गुफाएं के अंतर्गत आती हैं। चलिए, ज्यादा पढ़ना भी ठीक नहीं है इस क्लास में, बहुत अभी 4 क्वेश्चन, समय ज्यादा हो रहा है, आगे बढ़िएगा भैया। थ्योरी की क्लास पढ़िए, पूरी निःशुल्क है, जाके आप उसका आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थानी चित्रकला के चित्र कैसे हैं? क्या लघु चित्र हैं, क्या पोथी चित्र हैं, क्या वास चित्र है, क्या
दीवाल चित्र है? बताइएगा, एकदम कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए कैसे। अच्छा, एक चीज इसमें हमने ये छोड़ दिया, ये जो पद्म बोधिसत्व पद्मपाड़ की गुफा है, बोधिसत्व पद्मपाड़ नामक जो चित्र है वह अजंता की पहली गुफा में चित्रित है। अजंता की किस गुफा में चित्रित है? अजंता की पहली गुफा में चित्रित है, जो कि सबसे बाद की गुफा है। अगर हम बाघ गुफाओं के निर्माण काल की बात करें, बाघ अजंता के, तो पहली गुफा सबसे बाद के निर्माण के बाद, मतलब सबसे नई गुफा है, सबसे बाद में पहली गुफा बनी। ये लगभग 626 या 628 ईसा पूर्व की बात है, और सब इससे पुरानी है जितनी गुफाएं। अभी ज्यादा इस पे हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे, माफ करिएगा। चलिए, हम कहाँ थे भैया? तो हम थे राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र है, पोथी चित्र है, वास्तु चित्र है या दीवाल चित्र है। कैसे चित्र हैं आपको यही बताना है। चलिए बताइए कि राजस्थानी चित्रकला के चित्र आखिर कैसे हैं। देखिए, जो राजस्थानी चित्रकला है, राजस्थानी चित्रकला में पोथी चित्रण भी हुआ, भित्ति चित्रण भी हुआ, लघु चित्रण भी हुआ, लेकिन बहुलता लघु चित्रण की रही है। अधिक संख्या में किस प्रकार के चित्र पाए गए हैं, बहुलता किस प्रकार के चित्रों की रही है, तो वह आपके लघु चित्रों की रही है, लघु चित्र के। इसके नाते भैया एकरे कारण, एकरे खातिर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा और देखत रहा। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है? 6 कह रहा है कि किशनगढ़ शैली की चित्रकला किस राजा के समय में प्रसिद्ध हुई? एकदम गला फाड़ फाड़ के, मतलब कौनो प्रश्न आप सॉल्व करिए। विगत वर्ष के हमने 1999 वाला सॉल्व किया, हम 2001 वाला सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ तक जब हम 2021 तक आ जाएंगे, ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा। हम थ्योरी सारी पढ़ा चुके हैं, लगभग समाप्ति की तरफ है। आधुनिक एवं समकालीन चित्रकला शाम को 7 बजे चली रही है, बस कुछ ही दिन में समाप्त हो जाएगा वो बैच। आपका सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे दोनों टाइम। तो जो नहीं पढ़ा है जाके देख ले, विश्वास दिलाते हैं भैया। एको प्रश्नवा तब से अब तक 99 से लेके 21 तक ऐसा कोनो प्रश्न ना है, मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसमें आप फंस जाएंगे अगर पढ़ लिए फिर जो हम पढ़ा दिए यहाँ पे, जो हम लोग पढ़ लिए। ये हम सत्य, मतलब सही में कह रहे हैं। हम बार बार चिल्ला रहे थे किशनगढ़ शैली किसके समय पे जो है, जब ये पढ़ा रहे थे राजस्थानी चित्रकला, उसमें जब किशनगढ़ शैली उपशैली पढ़ रहे थे, बार बार चिल्ला रहे थे कि किशनगढ़ शैली या किशनगढ़ शैली किस शासक के समय में अपने चरम को प्राप्त करती है। वही तो चीज आपसे पूछ रहा है कि किसके शासन में, किसके समय में, वही पूछ रहा है ना, किसके समय में जो किशनगढ़ शैली है वह प्रसिद्ध हुई या अपने चरम तक पहुंची। तो सीधा सीधा आपको बताना, क्या उमराव सिंह के समय में, क्या भगत सिंह के, भीम सिंह के समय में, क्या जयचंद के समय में, या सावंत सिंह के समय में। यही तो आपको बताना है, यही आपको बताना है। और एक चीज आपको यह बताना है कि इसके समय, किसके समय में यह एकदम प्रसिद्ध हुई, चरम पर पहुंची, और किस चित्रकार का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा। ये दोनों नाम लिख के आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तुरंत बताइए, एकदम बर्दाश्त से बाहर की बात है, बताइए। चलिए चलिए देखते हैं। तो भैया सावंत सिंह जो के समय में उन्होंने बताया था, सावंत सिंह के समय में यह जो किशनगढ़ शैली है अपने चरम पर पहुंच जाती है, चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है, चरम को प्राप्त कर लेती है। उस समय एक बहुत ही अच्छा चित्रकार हुआ करता था जिसका नाम है निहाल चंद। निहाल चंद का भी बड़ा योगदान रहा इस शैली के चरम तक पहुंचने में के क्रम में। आपको एक बहुत अच्छी बात याद आ गई, बताना है कि निहाल चंद की एक बड़ी अच्छी कृति है, एक बड़ी अच्छी रचना है, उसका नाम क्या है?
यही आपको बताना है। आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है कि इनमें से कौन असंबद्ध है, कौन सा असंबद्ध है, कौन सा भिन्न है, कौन सा मेल है। इनमें तीन एक जैसा होगा, चौथा अलग है, वही आपको बताना है, वही आपको बताना है। क्या बूंदी शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, क्या आगरा शैली, कौन सी भिन्न है, असंबद्ध है, वही आपको बताना है। चलिए चलिए बताइएगा। देखिए भैया, ये जो बूंदी शैली है, ये जो जयपुर शैली है, ये जो किशनगढ़ शैली है, ये कहीं ना कहीं राजस्थानी शैली की ही एक उपशाखाएं हैं। और ये चौथा, इनमें से कोनो मतलब ना रखत, एक तो एकरे बारे में आप लोग खुदे समझ सकत हो कितना गलत हुई, इतना गलत हो। अब आप लोग के हम कहा बताएं, इस पे चर्चे कर बेकार हो। आगे बढ़ो, आगे देखिए। या चलिए, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का सबसे उत्तम तरीका साधन क्या है, ये आपको बताना है। कि जो राजस्थानी चित्र बने हैं अलग अलग, उन राजस्थानी चित्रों में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके माध्यम से हम राजस्थानी चित्रों में जो अलग अलग उपशाखाओं में चित्र बने हैं, हम पहचान लें। क्या वह कुर्ता है, आभूषण है, पगड़ी है, या आंख है? हमारा भाई तुरंत उत्तर बताएगा, जो थ्योरी की क्लास हमसे पढ़ा है, तुरंत उत्तर उसका तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो जा रहा है ना, अगर भैया देखा, आप लोग बड़े भी होंगे, कुछ लोग, कुछ हमारे छोटे भाई भी हैं, लेकिन हम आपसे इसलिए कुछ बोल नहीं पाते। भाई आपका भी सम्मान है, लेकिन बात अगर गुरु और शिष्य की हो, हम तो गुरु मानबे ना करते अपने आप के। एक बात कहा थे, जैसे मैथम कहा था, माना यक्ष के बाद मान इतना, वैसे मान ला मऊ के, लेकिन हम अपने आप को गुरु ना माने। हाँ भैया, लेकिन आपको इतना ध्यान देना चाहिए कि देखिए, क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है। क्वेश्चन ना भी आ रहा हो, क्वेश्चन का सही विकल्प न भी पता हो, तो भी इसको सही कैसे किया जाए, लेकिन उसके लिए तो कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। अब नील बटा सन्नाटे रही तब उम्मीद थोड़ा हो पाई कुछ, है कि ना? नहीं नहीं, आप ही बताओ, गलत कार्य बताया। हाँ, यह वही हमारा बताओ थी ना। आ गया। इनमें सबसे बढ़िया तरीका यह अखिया रहा है। विकल्प नंबर चौथा, आंख। क्या है? आंख। कहीं परवल जैसी, कहीं खंजनाकार, तमाम तमाम प्रकार की, भिन्न भिन्न प्रकार की आंखें, कहीं सवा चश्म आंखें नहीं, आंखें, कहीं दो चश्म, कहीं पौने पौने दो चश्म की आंखें बन रही है ना? आ गया। ये सही बात। माफ करिएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है भैया, जरा ध्यान से देखिए। चौर पंचाशिका का चित्रण किस शैली में हुआ है, यही बताना है आपको। ये जो चौर पंचाशिका है, इसका चित्रण किस शैली में हुआ है, यही बताना है आपको। इसका चित्रण भैया एकदम सीधे सीधे जाना कि राजस्थानी शैली में हुआ है, इसमें कुछ ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है नहीं, राजस्थानी शैली में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का है? क्या बसौली है, गढ़वाल है, बीकानेर है, या अहमदनगर है? कौन सा केंद्र राजस्थानी शैली का रहा है या था, यही आपको बताना है। दोस्तों, इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर कौन सा हो जाएगा, वही आपको बताना है। चलिए चलिए भैया।
बताइएगा। चलिए, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा वाला, यानी कि बीकानेर। बीकानेर ही वह केंद्र है जो राजस्थानी शैली का है। ये बात 1500, लगभग हम कह सकते हैं कि ये बात 1571, 71, 70, 71, 1571 की बात है। 1571 से 1611 ईस्वी के मध्य एक जयसिंह नाम का बहुत ही प्यारा शासक हुआ करता था इस क्षेत्र में, आपके बीकानेर वाले क्षेत्र में। ये जो जयसिंह नामक राजा था, जयसिंह राजा जयसिंह, बीकानेर की बात कर रहे हैं, यही सही है आपका, बीकानेर। राजा जयसिंह जिसका समय 1571 से 1611 रहा। इस समय चूंकि ये जो जयसिंह था, यह बहुत ही कला प्रेमी, कला में रुचि रखने वाला और एक संग्रहकर्ता और भी बहुत न्यायप्रिय उदारशील राजा था। इसके समय में जो बीकानेर शैली है, ये बहुत बढ़िया तरीके से पनपती फूलती है। किसके समय में? इसी के समय में, राजा जयसिंह के समय में। आप देखेंगे कि रागमाला हो, रागमाला चाहे बारहमासा संबंधित जो चित्रकारी की गई है, वह इसी बीकानेर शैली में की गई है। ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11। अच्छा चलिए, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समय हो गया। हमें नहीं लगता है, हम तो पढ़ाना चाहते हैं कि एक दिन में 125 करा दें, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। अच्छा, लंबी क्लास इसलिए नहीं बनाते हैं, हम डरते हैं आप लोग से। हमारे ऐसे भाई बहन हैं, अभी देखिए, अभी कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि परीक्षा मई में है, अभी निश्चित नहीं है, ऐसा मान के चल रहे हैं, अभी बहुत समय है। तो यकीन मानिए, समय में है नहीं। लापरवाही तो अब कदाचित होनी ही नहीं चाहिए। अगर अब लापरवाही आप कर रहे हैं, समझिए कि बड़ी समस्या क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए आप। अब भैया लापरवाही ना होवे चाहिए। अब अगर लापरवाही भर तो समस्या और परिणाम बहुत बुरा निकली। एनाते एकदम बिनती बा, हम ही सुना भाई, केहू पढ़े चाहे पढ़ ल, चाहे भैया हो चाहे अगली पार्टी हो। चलिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, आदाब।